कल पढ़ा था हमने महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा था। मैंने कहा था रिवीजन कर लेना चाहिए डेली, तो आपने किया होगा घर पे। थोड़ा सा सुनना, देखो बात, इससे थोड़ी सी इतर बात बताओ। सांगा के सबसे बड़े बेटे थे भोजराज। सांगा के जीवन काल में इनकी डेथ हो गई थी। याद रखने वाली बात एक ही कि राजस्थान की प्रसिद्ध जो महिला भक्त हुई है मीराबाई, ये मीराबाई के पति थे। थोड़ा इस बहाने याद रह जाएगा कि मीराबाई के ससुर जी थे आपके सांगा जी, और सांगा के बेटे थे भोजराज, जिनके साथ में मीराबाई की शादी हुई थी। तो भोजराज सांगा के सबसे बड़े बेटे, ये मीराबाई के पति थे। भोजराज की जब डेथ हो गई तो अब सांगा के मरने के बाद अगला राजा कौन बने? तो सांगा के मरने के बाद अगला राजा बना था रतन सिंह। रतन सिंह अगला राजा बना था। इसकी बूंदी के सूरजमल के साथ नहीं बनती थी। बूंदी का राजा था सूरजमल, उसके साथ में तनातनी हो रखी थी। एक दिन दोनों शिकार खेलने गए और वहां पर दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। तो बूंदी का सूरजमल और मेवाड़ का रतन सिंह एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। अब साहब अब कौन बने? तो सांगा का तीसरा जो बेटा था वो था विक्रमादित्य। तो फिर अगला राजा किसको बनाया गया? विक्रमादित्य को। तो सांगा के इन दो बेटों के बारे में भी ध्यान रखना कि भोजराज जीवन काल में डेथ हो गई थी, मीराबाई के पति थे। सांगा की डेथ के बाद मेवाड़ के राणा रतन सिंह जी बने थे, लेकिन वो बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ते हुए दोनों आपस के अंदर मारे गए थे। अब सांगा के एक रानी हुआ करते थे कर्मावती, बूंदी की हाड़ी रानी थे, बूंदी की थी। बूंदी में हाड़ा चौहान थे, तो बूंदी वालों की जो लड़कियां होती उनको हम कहते हाड़ी रानी। और इसके दो बेटे हुए थे, एक तो ये विक्रमादित्य और एक बेटे का नाम था उदय सिंह। ये दो बेटे थे। विक्रमादित्य राजा बना, विक्रमादित्य में ज्यादा लखन थे नहीं। विक्रमादित्य में लखन नहीं थे तो अब संभाले कौन शासन? तो कर्मावती ने कहा मैं खुद संभाल लूंगी, और कर्मावती इसकी गार्जियन बनी, इसकी सरंक्षिका बनी। तो कोई पूछ ले कि भाई जो सांगा की रानी कर्मावती थी वो मेवाड़ के कौन से राणा की गार्जियन बनी थी, कौन सी राणा की पैटर्न बनी थी, उसको प्रोटेक्ट करती थी? तो अपने बेटे विक्रमादित्य की गार्जियन बनी थी। इस टाइम गुजरात के अंदर एक राजा हुआ करता था बहादुर शाह। बहादुर शाह को समाचार मिले, बहादुर शाह को पता चला कि सांगा की डेथ हो चुकी है। सांगा की डेथ होने के बाद में रतन सिंह जी राजा बने, रतन सिंह जी की भी डेथ हो गई है। अब विक्रमादित्य राजा है, वो शक्तिशाली नहीं है, उसकी वाइफ ही संभाल रही है शासन। वैसे भी मेवाड़ खानवा के युद्ध के बाद में थोड़ा जर्जर स्थिति के अंदर आ चुका है। तो बहादुर शाह ने इसका फायदा उठाने की सोची और बहादुर शाह 1533 में अटैक कर देता है। तो 1533 में बहादुर शाह ने अटैक कर दिया। जब 1533 में बहादुर शाह ने अटैक किया तो लगा, कर्मावती को लगा कि पार पड़ेगी नहीं, अभी अभी युद्ध हारे थे, उसके अंदर बहुत हालत खराब हो गई, राजा जल्दी जल्दी चेंज हुए हैं, बेटा भी इतना शक्तिशाली नहीं है, मुझे संभालना पड़ रहा है सब कुछ। उसने बहादुर शाह के साथ संधि कर ली, बहादुर शाह को एक किला दे दिया, रणथंभौर। रणथंभौर वाला किला दिया और कहा कि भाई साहब आप ये ले लो और वापस चले जाओ। बहादुर शाह वापस चला गया और बहादुर शाह ने कहा ठीक, ये किला मैं रख लेता हूं। और उसको लगा यार बिना लड़े यदि अपने को रणथंभौर मिल रहा है, ना हिंग लगे ना फिटकड़ी, अपने को ये रंग आए चोखा, ये सही लग रहा है अपने को। और वो रणथंभौर का किला लेकर यहाँ से वापस चला जाता है। और वही बात है जी, शेर के मुंह में एक बार खून लग जाए तो बाद में वो नरभक्षी बन जाता है। बहादुर शाह को लगा यार ये वाला मामला ठीक, रणथंभौर बिना लड़े मिल गया, इस बार एक बार वापस अटैक कर देते हैं। इस बार रणथंभौर नहीं तो कोई दूसरा, कोई कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ वालों के पास तो खूब सारे किले, केवल कुंभाई 84 में से 32 बनवा के चला गया, छोटा मोटा और नहीं तो भोमट मचान ही लेके आएंगे। तो 1534 में एक वापस अटैक कर देता है। 34 के लास्ट में अटैक हुआ था, 35 तक चला था, तो हम उसको 34-35 का आक्रमण करते हैं। तो याद रखना कि पहली बार जब वो आया था तब तो रणथंभौर का किला लेके चला गया था, लेकिन उसने दोबारा 34-35 में अटैक कर दिया था। थोड़ा सा देखो अगले वाले पेज पे देखते हैं अपने इसको, ये समझना इस बात को। बहादुर शाह ने पहले 1537 में अटैक किया, रणथंभौर लेके चला गया, दोबारा 34-35 में दोबारा अटैक करता। पढ़ेंगे देखो इसके बारे में अपने। दूसरा जो अटैक है उसको हम इस नाम से जानते हैं, चित्तौड़ का दूसरा साके के नाम से जानते हैं। कर्मावती को पता चला कि दोबारा आ गया बहादुर शाह, और उसको लगा कि यार ये ठीक है, और ऐसे यदि किले देते रहे तो पार पड़ेगी नहीं, तो तीसरी बार आ जाएगा, तो अब तो और कोई तरीका ही नहीं है, अब तो अपने को लड़ना ही पड़ेगा। और मैंने बताया था जब भी सेना कम हो और शत्रु की सेना ज्यादा हुआ करती थी, जो लड़ने का जो तरीका हुआ करता था उसको क्या बोलते थे? साका। मैंने ये भी बताया था साके में दो चीजें होती थी। साकर में महिलाएं करती थी जोहर, फायर बात कर लिया करती थी, अग्नि स्नान कर लिया करती थी, अग्नि में बैठ के जल जाया करती थी कि नहीं हमारे कोई भी दुश्मन है वो हाथ नहीं लगा सकता। अपने आन बान की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए महिलाओं द्वारा जो अग्नि स्नान किया जाता था उसको क्या बोलते थे? जोहर किया जाता था। वरना यदि आपके घर वाले सब मर गए तो दुश्मन आपको उठा के ले जाएगा और सेक्स स्लेव की तरह रहना पड़ता है। इससे अच्छा उनको लगता था कि नहीं, हम हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो मर्यादा उसकी रक्षा कर लेंगे और हम इससे पहले जोहर कर लेते।
और जब वो जौहर कर लेती, अब पुरुष हालांकि थोड़े से हुआ करते थे, लेकिन अब जब महिलाएं मरी गई तो उसके बाद में सारे पुरुष जितने भी होते थे वो केसरिए कपड़े पहनते, केसरिए कपड़े पहनकर बाहर लड़ने के लिए जाते। और अब एकमात्र उद्देश्य होता था कि दुश्मन को अधिक से अधिक कितना नुकसान पहुंचा सकते। तो पुरुष क्या करते थे? केसरिया। तो अब जौहर तो कौन करे? तो रानी कर्मावती करे। तो रानी कर्मावती ने तो जौहर किया। कहते हैं कि रानी कर्मावती जब जौहर में बैठ रहे थे उससे पहले उन्होंने दान दिया था कि भाई मैं अंतिम समय में दान दे के जा रही हूँ। इस दान का हमें एक प्रूफ मिलता है। एक पुर नाम के गांव से एक कॉपर प्लेट मिली है, पुर ताम्र पत्र, और उस पुर ताम्र पत्र में लिखा हुआ है कि रानी कर्मावती ने जौहर में बैठने से पहले और ये दान फलाने फलाने आदमी को इस ये जमीन दान में दी थी। तो कोई पूछे कि रानी कर्मावती के जौहर की जानकारी कौन सा ताम्र पत्र देता है? तो पुर ताम्र पत्र 1535 आगे लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि ये कब हुआ होगा? तो 1535 में हुआ होगा, 1535 में। फिर इसे हम ये भी कह देंगे चित्तौड़ के दूसरे साके का टाइम निर्धारित होता है कि चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ था? तो 1535 के अंदर हुआ था। अब ठीक है, केसरिया पुरुष करते, पुरुष किसके नेतृत्व में? तो हम देखा कि जब पहला केसरिया हुआ था रतन सिंह खुद लीड कर रहे थे, लेकिन अब राणा तो विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य में ज्यादा लक्षण थे नहीं। और कहते हैं वैसे भी कर्मावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह जो छोटा भाई था, इन दोनों को आक्रमण से पहले अपने पीहर भेज दिया था, मतलब इन दोनों के ननिहाल भेज दिया था। ननिहाल कहाँ पे? बूंदी। ये तो बूंदी के अंदर थे। अब कौन करे? तो कहा भाई किले का जो सबसे सीनियर आदमी उसको दे दिया जाए। तो किले में एक सीनियर आदमी था, बाघ सिंह। आज जिसको अपने प्रतापगढ़ कहते हैं, यहाँ का नाम पुराना नाम हुआ करता था देवलिया। तो देवलिया का सामंत हुआ करता था, देवलिया का राजा हुआ करता था बाघ सिंह। और कहा बाघ सिंह जी आप सीनियर हो। बाघ सिंह इससे पहले खानवा वाले युद्ध में भी भाग ले चुका था, पर खानवा वाले युद्ध में जिंदा रह गए थे। तो कहा एक बार फिर आपको देश के लिए लड़ने का, देश के लिए मरने का मौका मिल रहा है। बाघ सिंह का पक्का मैं लड़ूंगा देश के लिए, चिंता ही मत करो। और बाघ सिंह जी लड़ते हैं। उनको अब मैंने एक दिन पहले बात बताई थी, मेवाड़ के राजाओं क्या बोलते थे? दीवान बोलते थे। और अब इस दिन राजा की जगह लीड करने के लिए कौन जा रहा है? बाघ सिंह जा रहा है। तो बाघ सिंह का नाम पड़ गया था देवलिया दीवान। तो याद रखना इस बाघ सिंह को देवलिया दीवान कहा जाता है। देवलिया का मतलब प्रतापगढ़ है। देवलिया का मतलब क्या है? प्रतापगढ़। आज जिसको अपने प्रतापगढ़ कहते हैं वो है। शानदार बहादुरी से लड़ता है। हालांकि केसरिया का मतलब भी होता था कि सब लड़ते हुए मारे जाते थे। चित्तौड़ के किले के अंदर एक दरवाजा बना हुआ है, पांडु पोल। उस पांडु पोल पे लड़ता हुआ मारा गया था। तो वहां पर इसकी छतरी वगैरह बनी हुई है, बाघ सिंह की छतरी वगैरह बनी हुई। और यहाँ पर बहादुर शाह जो है वो कब्जा कर लेता है। अब छोटी क्लासों में यदि आपने कभी एक कहानी सुनी हो, वो कहानी इसी से जुड़ी हुई है कि जब कर्मावती पर ये दोबारा हमला किया था बहादुर शाह ने, कर्मावती को लगा अकेले पार नहीं पड़ेगी, तो कर्मावती ने एक मुगल बादशाह को राखी भेजी थी और राखी भेज के सहायता मांगी थी अपने लिए। वो मुगल बादशाह कौन? आपने सबने पढ़ा छोटी क्लासों में, हुमायूं। हुमायूं मुगल बादशाह था और हुमायूं को उसने राखी भेज के सहायता मांगी थी। हुमायूं उस समय ग्वालियर के आसपास था। हुमायूं वहां से चला, हुमायूं को लगा कि अच्छा बहादुर शाह ने आक्रमण किया। अब बहादुर शाह कौन? तो बहादुर शाह गुजरात का राजा है। पर कहते हैं बहादुर शाह ने उस टाइम मालवा पे भी कब्जा कर रखा था। मालवा भी बहादुर शाह का और गुजरात भी बहादुर शाह का। तो कहते हैं मध्य प्रदेश में उधर हुमायूं बैठा हुआ था और मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो हुमायूं ने सोचा क्यों ना पहले मैं मालवा पर अटैक कर दूं, क्योंकि बहादुर शाह तो इस समय चित्तौड़ के अंदर बिजी हो रखा है और चित्तौड़ वो पहुंच नहीं सकता था टाइम पे। तो हुमायूं चित्तौड़ टाइम पे आ ही नहीं सका था, कर्मावती उससे पहले जोहर करना पड़ गया था उसे। तो हुमायूं मालवा पे अटैक करता है। हालांकि कहते हैं कि बहादुर शाह मालवा बचाने के लिए जाता है, चित्तौड़ पर कब्जा करके फिर वो मालवा बचाने के लिए जाता है। लेकिन जब उसे लगा कि मेरी यहाँ से पार नहीं पड़ेगी तो वो वहां से भाग गया और इधर दमन दीव जो पड़ते हैं अपने, इधर दमन दीव की तरफ चला गया था। ये वाला एरिया भी उसी के कब्जे में, उस समय पुर्तगालियों के और उसके बीच में टसल चल रही थी। गुजरात के पास में वो एरिया पड़ते हैं और वहां पर वो पुर्तगालियों के साथ में कुछ संधि करने के लिए गया था और पुर्तगालियों ने उसको उधर अरब सागर के अंदर ही फेंक दिया था। नाव में बिठा के समझौता करने के लिए लेके गए थे और उसके अंदर फेंक दिया गया था। तो बहादुर शाह उधर मर गया। जो बहादुर शाह मर गया तो जो इधर बहादुर शाह कब्जा किए हुए लोग बैठे थे चित्तौड़ वालों को जैसे पता चला बहादुर शाह मर गया, जो भी बचे हुए थे उन्होंने उन पर हमला किया, वो और भाग गए। तो फाइनली वापस चित्तौड़ इनके गुहिलों के कब्जे में आ गया था, या जिनका था उनके कब्जे में आ गया था। तो हुमायूं वाली बात भी याद रखना कि कौन सी रानी थी जिसने राखी भेज के सहायता मांगी थी? तो रानी कर्मावती थी। किसकी रानी थी? सांगा की रानी थी। किसने अटैक किया था? तो बहादुर शाह ने अटैक किया था। बहादुर शाह कहाँ का था? तो बहादुर शाह गुजरात का था। और देखो विडंबना देखो इतिहास की, कहते हैं किसी टाइम इस बहादुर शाह को जब गुजरात में इसकी अपने भाइयों से लड़ाई चल रही थी तो सांगा ने शरण दी थी और ये सांगा के दरबार में खूब दिन तक रह के गया था। और एक बार तो कहते हैं कि इसने कोई गलती कर दी थी, यहाँ मेवाड़ में किसी एक बंदे को मार दिया था। तो सांगा की जो माता थी उसने बचाया और था कि नहीं नहीं आप बहादुर शाह के साथ ऐसे नहीं कर सकते, हमारे पास आया हुआ है, हमारी शरण के अंदर आया हुआ है। और वही जो आदमी था बाद में मेवाड़ पर अटैक करता है, मेवाड़ वालों पे कब्जे कर लेता है। तो उदारता जो होती है ये भी कई बार आपको भारी पड़ जाती है। कहते हैं कि बहादुर शाह को किसी एक शेख ने भविष्यवाणी की थी कि जिस दिन चित्तौड़ का नाश होगा उसी दिन तेरा भी नाश हो जाएगा। दोनों एक बात हुई।
चित्तौड़ पर उसने कब्जा किया था, लेकिन थोड़े दिनों बाद में वो खुद भी मर गया था। तो शेख की बातें भी कहते हैं सही भी थी। तो ये जो था, ये अपना चित्तौड़ का दूसरा शाखा था, 1535 में हुआ था। रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था, इसकी जानकारी हमें पुरताम्र पत्र से मिलती है। देवलिया वाले बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। देवलिया को आजकल हम प्रतापगढ़ कहते हैं। बाघ सिंह पहले खानवा युद्ध में भी भाग ले चुके थे, और बाघ सिंह को बाद में देवलिया दीवान बोलने लगे, और पांडु पोल पे लड़ते हुए चित्तौड़गढ़ के किले में वो मारे गए थे। बहादुर शाह ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, लेकिन जब हुमायूं ने मालवा पर कब्जा किया, बहादुर शाह उधर मालवा गया, फिर मालवा से दमन दीव की तरफ गया, पुर्तगालियों से लड़ता वहां पर मारा गया था। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब इतने दिन शासन कौन संभालती थी? रानी कर्मावती। अब शासन कौन संभाले? विक्रमादित्य में तो अभी भी ढंग के लक्षण नहीं थे। फिर मेवाड़ वालों ने एक नए बंदे को पकड़ा, बनवीर। हमने पढ़ा विक्रमादित्य कौन है? विक्रमादित्य सांगा का बेटा है। सांगा का एक भाई था पृथ्वीराज, जिसको हम फ्लाइंग प्रिंस कहते हैं, उड़ना राजकुमार कहते हैं। उसकी दासी का एक बेटा था बनवीर। तो ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था, जो फ्लाइंग प्रिंस था, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, उसका दासी पुत्र था। कॉन्क्यूबाइन दासी को कहते हैं, उसका कॉन्क्यूबाइन सन था, दासी का बेटा। तो इस बनवीर को कहा कि बनवीर यार थोड़े दिन तक तू संभाल ले यहाँ का शासन। इसने कब तक का? विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह छोटा है, उदय सिंह थोड़ा समझदार हो जाए तब तक तो इसको संभाल ले, बाद में हम उदय सिंह को राजा बना देंगे यहाँ पर। इसने कहा ठीक। अब बनवीर शासन संभालने लगे यहाँ। लेकिन बनवीर जब गद्दी पर बैठा तो बनवीर को लगा यार मामला थोड़ा ढंग का है, पर उसको लगता है यार राजा अपने कब तक बने रहेंगे, राजा वाली गद्दी पर कब तक बैठेंगे, जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाए। उसको लगा यार क्यों ना मैं उदय सिंह को मार दूं, तो फिर मैं ही राजा रहूंगा। पर फिर उसके दिमाग में आया नहीं यार, उदय सिंह को मार भी दूंगा तो विक्रमादित्य तो बैठा ही है, ये सब विक्रमादित्य को बना देंगे, भले कितना ही बेलखना हो, पर ये कह देंगे टेढ़ा है पर मेरा है। तो क्यों ना मैं विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को मार दूं। तो बंदे के दिमाग में से ख्याल आ ही जाते हैं, और वो एक दिन गया और उसने जाके विक्रमादित्य को मार दिया, विक्रमादित्य को मार देता है। फिर छोटी क्लासों में आपने फिर कहानियां सुनी होगी कि वो तो उदय सिंह को भी मारना चाहता था, वो उदय सिंह को मारने के लिए भी गया, लेकिन जो उदय सिंह की दहाई माँ थे, दहाई मतलब जो पालने वाली माता हुआ करती थी, फॉस्टर मदर एक तरीके से आप कह सकते हो, या आप यूं समझ लो कि भगवान कृष्ण की मम्मी कौन? देवकी। लेकिन भगवान कृष्ण को पालते कौन है? यशोदा। तो रानियों के बच्चों को जो पालने वाली महिलाएं होती, दाई, आज के टाइम में बोलो तो नर्स, और अपने हिंदी में बोलो तो आया, जिसको अपने कहते हैं, वो सब दहाई से बने हुए शब्द है। दाई का दो, आया का दो, नर्स का दो, ढाई माँ का दो, तब थोड़ा ज्यादा सम्मान देते थे उनको, ढाई माँ बोल दिया करते थे। तो जो उदय सिंह थे, कर्मावती का बेटा था उदय सिंह, लेकिन कर्मावती पन्ना नाम की धाई थी, उनको देके गए थे भाई मेरे बच्चे का ध्यान तू रखना। और पन्ना को जब ये समाचार मिला कि बनवीर पागल हो रखा है, उसने विक्रमादित्य को मार दिया है और अब वो उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है, उस बेचारी को और कुछ सूझा नहीं। उसने अपना खुद का बेटा था चंदन, कहते हैं उसको उदय सिंह के कपड़े पहनाकर और वहां पर सुला दिया था। बनवीर गुस्से में पागल होकर आया, उसने कहा कि उदय सिंह कहाँ है? उसने बेचारे ने कई देर अनुनय विनय की, हाथाजोड़ी की, प्लीज मत कर, ऐसे क्या कर रहा है तू? पर उसने कहा मैं तुझे मार दूंगा, बता। तो कहते उसने अपने बच्चे को सुला रखा था, ऊपर कपड़ा उड़ा रखा था उसके, उसने कहा ये सो रहा, जो करना वो कर ले। और बनवीर ने उसको देखा ही नहीं, उस पर तलवार मारी, चंदन को मार के चला गया। जैसे वो चला गया, उदय सिंह कहती है वो पन्नाध्याय जो थी वो उदय सिंह को वहां से लेती है, उदय सिंह को वहां से लेके और कुंभलगढ़ चली जाती है। तो पन्नाध्याय ने अपने बेटे की बलि देकर, बेटे का नाम क्या था? चंदन की बलि देकर किसको बचा लिया था? उदय सिंह को बचा लिया। और उदय सिंह को लेकर यहाँ से कहाँ चली गई थी वो? तो यहाँ से वो कुंभलगढ़ चली गई थी। मुझे नहीं लगता दुनिया के अंदर कोई भी इतना सशक्त उदाहरण कभी हो सकता है कि कोई महिला अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए या अपने स्वामिनी को दिए हुए वचन की रक्षा करने के लिए अपने बेटे को वीर गति के लिए भेज देती है, अपने बेटे का न्यौछावर कर देती है, अपने बेटे को देश के लिए सर्वस्व त्याग कर देती है, अपने बेटे को मरवा देती है। ऐसा उदाहरण आपको देश दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वर्तमान जो फेमिनिज्म है उसकी परिभाषाएं किस प्रकार बदल गई है। मैं कभी नहीं देखता कि कोई महिला कभी कहे कि पन्नाध्याय जो है वो नारी सशक्तिकरण का अपने आप में उदाहरण है कि उस महिला ने देश की रक्षा के लिए उस समय इतना क्विक डिसीजन लिया कि मैं देश की रक्षा, उस समय देश का मतलब राजा हुआ करता था, अपने राजा को कैसे बचा सकती हूँ? अपने प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात, अपने वचनों पर टिकी हुई एक महिला, उसका सशक्त उदाहरण, सबसे बेहतरीन कोई एग्जाम्पल है हमारे पास में तो पन्नाध्याय है। प्रातस्मरणीय महिलाएं याद की जानी चाहिए हमेशा, नारीवादियों को इनको याद रखना चाहिए। सरकार की योजनाएं पन्नाध्याय के नाम पर चलाई जानी चाहिए। पर विडंबना है जी, वर्तमान और इतिहास कई बार इतना अपने आपस में क्लेश करता है कि हम चीजों को सही दृष्टि से देख ही नहीं पाते उन चीजों को। तो पन्नाध्याय याद रखना। तो बनवीर कौन था वो भी याद रखना
कि बनवीर उडना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था, लेकिन चित्तौड़ के दूसरे साके के बाद इसे चित्तौड़ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था, प्रशासक बनाया गया था। लेकिन इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। ये मारना तो उदय सिंह को भी चाहता था, लेकिन पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया था, और उदय सिंह को लेकर वो कहां चली गई थी, कुंभलगढ़ चली गई थी। तो ये बातें थोड़ी सी याद रखना, एक से जुड़ी हुई सारी घटनाएं थी, इसलिए मैंने आपको एक साथ बता दी। तो कल की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे महाराणा उदय सिंह के बारे में। बाय बाय, टेक केयर।